ये प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन सबका क्लियर था? हाँ भैया। ओके। नेक्स्ट लिखो, force acting on the surface of a body can be resolved into two perpendicular components. पहला नॉर्मल फोर्स, दूसरा शियर फोर्स। अगर कोई सरफेस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है तो हम उस वो फोर्स को दो डायरेक्शन पे रिजॉल्व कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड एक पैरेलल टू द सरफेस। जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस रिजॉल्व करेंगे वो कहलाएगा नॉर्मल फोर्स, और जो पैरेलल टू द सरफेस रहेगा उसको बोलेंगे शियर फोर्स। ओके। अगर ये फोर्स जो है एफ, ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, हमको रिजॉल्व किधर करना है? सरफेस के अलोंग करना है ना। फोर्स फोर्स को ये रिजॉल्व किया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये तो हो गया नॉर्मल फोर्स, एंड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये क्या हो गया? शियर फोर्स। अगर ये एंगल थीटा है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बन रहा है, तो एफ एस क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, थीटा के नीचे वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, और बाकी जो बचा वो साइन थीटा। ये लिखो। नेक्स्ट लिखो इक्विलिब्रियम। The body is said to be in equilibrium. सुलेंदर कुमार, ये बताओ ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? सुलेंदर त्रिपुरारी, प्रणव, नहीं भैया जी, राहुल। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम में नहीं है ये। नेट फोर्स जीरो नहीं है? ओके। नहीं। क्या करेंगे देखने के लिए? नेट फोर्स, नेट फोर्स अलोंग एक्स निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन पे नेट फोर्स क्या हो रहा है? तो देखो इधर 5 न्यूटन लग रहा है प्लस एक्स के अलोंग, तो ये +5 न्यूटन। उसके बाद किधर ये लेफ्ट की ओर लग रहा है 2 न्यूटन, तो -2 न्यूटन। तो क्या हो गया? माइनस, सॉरी,
नेट फोर्स क्या हो गया एक्स डायरेक्शन के अलोंग 3 न्यूटन. नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन. नेट फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन क्या है नीचे लग रहा है 10 न्यूटन दैट इज -10 न्यूटन. ठीक है तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं है एक्स डायरेक्शन पे भी एक नेट फोर्स निकल के आ रहा है वाई डायरेक्शन पे भी एक नेट फोर्स निकल के आ रहा है तो नेट फोर्स बॉडी पे जीरो नहीं है तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं है. ओके नेक्स्ट पॉइंट लिखो. फॉर ए बॉडी टू बी डिफॉर्म्ड for a body to be deformed the net forces acting on the body should be zero. दो केस है यहाँ तुम्हारा. अब डिफॉर्मेशन कौन से केस में होगा डिफॉर्मेशन क्या होता है चेंज इन शेप साइज और वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है अगर शेप साइज और वॉल्यूम में कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन. केस वन में शेप साइज और वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा बताओ कोई कौन नहीं सा भैया केस वो इक्विलिब्रियम में केस 2. केस टू इक्विलिब्रियम में तो केस टू में डिफॉर्मेशन होगा हाँ उसमें होगा. और केस वन में डिफॉर्मेशन नहीं होगा. केस 1 में वो बॉडी मूव कर जाएगा राइट साइड. हाँ ओके तो हो ओके देखो केस टू में क्या है नेट फोर्स जीरो है तो नेट फोर्स जीरो है तो यहाँ हमको दिख रहा है कि बॉडी स्टैटिक रहेगा बॉडी मूव नहीं करेगा और दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो बॉडी का लेंथ क्या करेगा इंक्रीज करेगा ये डायरेक्शन पे. ठीक है लेंथ इंक्रीज करेगा तो बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा बॉडी का शेप ऐसे हो सकता है. और इस पे क्या है तुम्हारा नेट फोर्स क्या है नेट फोर्स 3 न्यूटन है राइट के अलोंग. तो नेट फोर्स 3 न्यूटन है तो फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो नेट फोर्स क्या है 3 न्यूटन मास एम है बॉडी का ए तुम्हारा एक्सेलरेशन निकालना है हमको तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 3 न्यूटन डिवाइडेड बाय एम. तो बॉडी भैया एक्सेलरेट करेगा ये अमाउंट से राइट की भैया ओर. क्या स्क्रीन ऑफ हो गया. स्क्रीन ऑफ हो गया आपका. अच्छा कब से ऑफ हुआ बस अभी जस्ट 2 सेकंड पहले. इस पे बताओ नॉर्मल फोर्स का अमाउंट क्या है और शियर फोर्स का अमाउंट क्या है प्रणव सुलेंदर अनुभव सास्मिता सास्मिता तुम बताओ On normal force mg sin theta.
नॉर्मल फोर्स mg sin थीटा। सही है। और shear फोर्स भैया mg cos थीटा। भैया mg cos थीटा। mg cos ओके। थीटा। हाँ करना ये है कि mg को हम रिजॉल्व करेंगे सरफेस के अलोंग और सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा mg cos थीटा, थीटा के नीचे वाला कंपोनेंट cos थीटा और जो बचा वो sin थीटा। थीटा के सॉरी सरफेस के पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा शियर फोर्स Fs। सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा नॉर्मल फोर्स Fn। ओके, डायग्राम बना लो और लिख लो। ये चीज काम आएगा नॉर्मल फोर्स और शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट मोर सर्कल में। नेक्स्ट ये सब नोट करो एक छोट। किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ मीगा 10⁻⁶ गीगा 10⁻⁹। जल्दी करना है इसको। मिलियन 10⁻⁶, बिलियन 10⁻⁹, क्वाड्रिलियन 10⁻⁵। हो गया ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। दो फोर्स एक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम? नेट फोर्स या रिजल्टेंट बोलो। इस पर लिखो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस acting at a point is calculated by parallelogram law of vector addition। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग अप्लाई करके रिजल्टेंट निकालेंगे। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है वो देखते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर दो फोर्सेस को हम एज ए साइड माने पैरेललोग्राम का
तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, अगर ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, इस पे दो फोर्स काम कर रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम पैरेललोग्राम का साइड्स कंसीडर कर लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी को पैरेललोग्राम का साइड्स कंसीडर कर लेते हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा। पैरेललोग्राम का दोनों अपोजिट साइड का लेंथ सेम होता है और दोनों पैरेलल होता है, तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। और ये तुम्हारा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये क्या हो गया, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ये रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ड्रॉ करो फिगर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर आर, कैलकुलेशन ऑफ वेक्टर आर। अगर वेक्टर यहाँ से एंगल, सॉरी वेक्टर वी से अगर फाई बना रहा है, और ये एंगल थीटा ले लेते हैं इसको, तो ये एंगल क्या होगा। सुलेंदर, सुलेंदर बताओ, जो हम एंगल अभी मार्क किए, ये एंगल थीटा के बराबर होगा कि अल्फा के बराबर होगा। ये एंगल थीटा के बराबर होगा कि अल्फा के। थीटा के बराबर। ओके, थीटा के बराबर हो गया। हम अब ये ट्राइंगल कंसीडर कर लो, ट्राइंगल इसको कर लेते हैं कंसीडर, पी क्यू आर। अब ए को रिजॉल्व करो, वेक्टर ए को रिजॉल्व करो क्यू आर के अलोंग, तो क्या कंपोनेंट निकल के आएगा, थीटा के नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एक वेक्टर कॉस थीटा। ए वेक्टर कॉस थीटा, और ये जो बचा बाकी ये वाला साइन थीटा, ये वेक्टर साइन थीटा। ए वेक्टर साइन थीटा। ओके,
अब तुम ट्राइंगल कंसीडर करो ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ट्राइंगल कंसीडर करो। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू tan फाई क्या हो जाएगा सस्मिता? tan फाई का वैल्यू बताओ। परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू बताओ। A sin theta. A vector sin theta by B vector. बाई वी वेक्टर। बी वेक्टर तो नहीं होगा। बेस का वैल्यू बताओ। तो ओपी क्यू ट्राइंगल देखो, ओपी क्यू ट्राइंगल का टोटल बेस क्या है? हाँ B vector plus A vector cos theta. गुड। लिख लो सबको। ये हो गया। हाँ लिखो। यस सर। रिजल्टेंट निकाल के कोई बताएगा हमको कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट? पाइथागोरस लगाना है। एकता भारती रिजल्टेंट निकाल के बताओ। ट्राइंगल ओपी क्यू कंसीडर करो फिर से। इन ट्राइंगल ओपी क्यू अप्लाइंग पाइथागोरस। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है? रिजल्टेंट है आर। ट्राइंगल ओपी क्यू पे देखो, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज रहा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके। आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बेस क्या है तुम्हारा? बेस है तुम्हारा बी प्लस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब निकालो यहाँ से आर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इधर हो गया। ये दोनों टर्म को साथ पे लाते हैं। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है मेरा? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। आर हो गया मेरा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लिखो इसको।
हो गया? Yes, sir. ये फोर्स है 20 न्यूटन का, इसका पी डायरेक्शन पे क्या कंपोनेंट होगा? पी डायरेक्शन पे क्या कंपोनेंट आएगा इसका? P vector cos theta. क्या? P vector cos theta. नहीं नहीं, इसका कंपोनेंट चाहिए। 20 न्यूटन का कंपोनेंट चाहिए पी के अलोंग। पी कोई वेक्टर नहीं है, ठीक है, ये एक डायरेक्शन है। भैया 10 एरो के न्यूटन। एरो के डायरेक्शन पे कंपोनेंट निकालो 20 का। 20 को हम रिजॉल्व करेंगे ना, इधर 20 को ये डायरेक्शन पे रिजॉल्व करेंगे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रिजॉल्व करेंगे। तो एक ये डायरेक्शन पे रिजॉल्व करेंगे, दूसरा वही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। भैया 10 न्यूटन। 10 न्यूटन होके देख रहे हैं। अब ये एंगल 120 है, यहाँ से यहाँ तक। ये एंगल क्या हो जाएगा मेरा? 60। अब ये एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के नीचे वाला कंपोनेंट कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया? 20 न्यूटन कॉस 60 डिग्री। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 20 न्यूटन साइन 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? कॉस 60 का वैल्यू 1/2, दैट इज 10 न्यूटन। एक पॉइंट लिखो, if v is a vector, if v is a vector and it makes an angle theta in theta with any direction, then the component of vector v in that direction will be v times cos theta, and its component perpendicular to that direction will be v times sin theta.
Next, like compressive force. Compressive force. A balance force that causes a decrease in dimension of the body along the direction of action of force. जिस डायरेक्शन पे फोर्स काम कर रहा है अगर वो डायरेक्शन पे बॉडी का डायमेंशन घटता है तो वो फोर्स को क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, अगर इधर से 5 न्यूटन लगाएं, इधर से 5 न्यूटन लगाएं, तो बॉडी क्या होगा? कंप्रेस होगा। कौन से डायरेक्शन पे? जिस डायरेक्शन पे फोर्स काम कर रहा है वो डायरेक्शन पे कंप्रेस होगा, बाकी दूसरे डायरेक्शन पे तो इलोंगेट होगा क्योंकि उसको मास कांस्टेंट रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन के बाद का सिचुएशन। डिफॉर्मेशन के बाद का सिचुएशन। फोर्स ये डायरेक्शन पे काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन पे, तो एक्स डायरेक्शन पे बॉडी का डायमेंशन क्या हो गया? छोटा हो गया। यहाँ तुम्हारा देख लो विड्थ कम है, यहाँ विड्थ ज़्यादा है। ठीक है, compressive force is taken as positive in sign convention. कंप्रेसिव फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं साइन कन्वेंशन पे। और एक चीज याद रखना, कंप्रेशन के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करे और दोनों फोर्स का अमाउंट सेम हो। अमाउंट सेम रहेगा तभी डिफॉर्मेशन हो पाएगा। अमाउंट सब सेम रहेगा तब तुम्हारा क्या निकल के आएगा? नेट फोर्स निकल के आएगा 0। अब जब नेट फोर्स 0 होगा तब डिफॉर्मेशन हो पाएगा। अगर नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर इधर से 5 न्यूटन एक्ट कर रहा है, इधर से 4 ही न्यूटन एक्ट करता है, तो बॉडी कंप्रेस नहीं होता, बॉडी एक्सेलरेट करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे। नेक्स्ट, टेंसाइल फोर्स। A balanced force that causes an increase in dimension of the body along the direction of action of force. डेफिनेशन लिख लो खुद से ऊपर वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ए बैलेंस्ड फोर्स दैट कॉजेज ए इंक्रीज, दैट कॉजेज ए इंक्रीज यहाँ लिखना, इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर डायमेंशन इंक्रीज कर रहा है फोर्स के एक्शन के डायरेक्शन के अलोंग तो क्या कहलाएगा? टेंसाइल फोर्स। इस पे तुम्हारा फोर्स तुम्हारा इसमें फिर से अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, अमाउंट सेम होगा। नेक्स्ट, प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज एफ बाई ए। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। 1 atm, that
इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग हवा का प्रेशर ये यूनिट से मेजर करते हैं, एटीएम से। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर is equal to 1.013 bar. One bar is equal to 10 to the power 5 Pascal. One torr 133.33 पास्कल। एक और तरीका होता है हवा का प्रेशर मेजर करने का। हम लोग क्या करते हैं कि एक मरकरी का ट्यूब लेते हैं, और एक मिनट, एक ये हमारा ट्यूब है, ये एक बकेट है, ठीक है। बकेट में मरकरी भरा हुआ है। अब इधर से क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हवा का दबाव लग रहा है इधर। तो हवा का दबाव लगने के कारण क्या होता है, ये जो मरकरी है बकेट पे, वो तुम्हारा ट्यूब में जाने लगता है, ठीक है। ये कॉलम पे राइज करने लगता है मरकरी। तो जो हाइट तक मरकरी राइज करता है वो एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया बन जाता है हमारा प्रेशर का, ठीक है। अगर हवा का प्रेशर पे इसको रखा जाए ट्यूब को मरकरी के बकेट के ऊपर, तो जो मरकरी है 76 सेंटीमीटर ऊपर राइज करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 760 mm ऑफ Hg, दैट इज मरकरी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हेलो हाल ही। सर, लास्ट वाला जो यूनिट है वो थोड़ा रिपीट कर दीजिए। ओके, ये एक मेजरमेंट का तरीका है। मरकरी का हाइट से मेजर करते हैं, मरकरी क्या हाइट तक राइज कर रहा है एक कॉलम पे। इसके लिए क्या करते हैं, इक्विपमेंट हम अरेंज करते हैं। एक बकेट है, बकेट में हम मरकरी डालें, ठीक है। बकेट में मरकरी डालें और एक ट्यूब लेते हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसको इन्वर्ट करके उसके ऊपर रख दिए, बकेट के ऊपर रख दिए। तो जो हाइट तक मरकरी ऊपर उठेगा इस ट्यूब में, वो एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रखा गया है, इधर पी एटीएम काम कर रहा है, ठीक है। सबके ऊपर पी एटीएम अभी काम कर रहा है, तुम्हारे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। और ये जो पानी अगर हम हवा पे रखते हैं ये पानी को, तो यहाँ भी पी एटीएम काम करेगा। अगर पी एटीएम काम कर रहा है बस सरफेस पे, ये मरकरी के सरफेस पे, तो ये जो मरकरी का कॉलम है वो 76 सेंटीमीटर हाइट तक ऊपर जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 एटीएम इज इक्वल टू 76 mm ऑफ, सॉरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ओके। यस सर। हेलो, हाली। बैरोमीटर इसी पे काम करता है ना? हाँ, सारा प्रेशर मेजरमेंट इसी पे काम करता है, यही टेक्निक पे काम करता है। हाँ, तुम दूसरा लिक्विड यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मरकरी यूज किए तो 76 मीटर ऊपर गया, ठीक है। अगर कोई दूसरा लिक्विड यूज करेंगे जिसका विस्कोसिटी थोड़ा कम है, ठीक है, जिसका विस्कोसिटी कम है, तो वो हमको बहुत बड़ा हाइट मिल जाएगा, ठीक है। अगर वाटर यूज करेंगे ना, तो ज़्यादा हाइट मिलेगा हमको, इसलिए ज़्यादा विस्कस चीज़ यूज़ कर रहे हैं। मरकरी बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, इसलिए इसको यूज़ कर रहे हैं। दो रीज़न है मरकरी को यूज़ करने का। पहला विस्कोसिटी, इसका विस्कोसिटी ज़्यादा है मरकरी का, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न क्या है इसका, तुम्हारा एडहेसन। एडहेसन तुम्हारा ज़ीरो है ग्लास के साथ, ठीक है। इसका मतलब एडहेसन का क्या मतलब है,
एक सब्सटेंस Attracts, दूसरे सब्सटेंस पे अट्रैक्ट करता है जो। हाँ, अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंस, इसको बोलते हैं एडहेशन। तो मरकरी और ग्लास के बीच में कोई एडहेशन नहीं होता है। तो मरकरी को ग्लास में डालो और फिर सारे मरकरी को निकाल दो ग्लास से, तो ग्लास पे हमारा एक भी मरकरी नहीं रहेगा, थोड़ा सा भी नहीं। जैसे पानी डालते हैं ग्लास पे, फिर पानी को निकाल देते हैं, तो ग्लास पे पानी चिपका हुआ रह जाता है ना। बट मरकरी चिपका हुआ नहीं रहेगा, तो इसलिए हम मरकरी को यूज़ करते हैं। अगर मरकरी चिपक जाता है ग्लास में, तो मरकरी को ऊपर उठने में डिफिकल्टी होगा ना, तो फिर फ्रिक्शन काम करने लगेगा ना एडहेसिव फोर्स के कारण। मरकरी चिपक जा रहा है ग्लास से, तो वो ऊपर कैसे राइज करेगा, तो हमको एक्चुअल हाइट नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। तो इसलिए ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं जिसका एडहेशन जीरो हो ग्लास के साथ। नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। पी इज इक्वल टू एन आर टी, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। तो स्क्रीन स्टॉप हो गई। अच्छा, रिलेशन बिटवीन पी वी एंड टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ये सब आसान टॉपिक से। पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, तुम्हारा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। पी और टी में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट क्या इनवर्स, पी और टी में डायरेक्ट का रिलेशन है। पी और वी में इनवर्स है। क्या बात कर रहे हो, पी पी और और टी वी में में डायरेक्ट है ना। अच्छा, पी डायरेक्ट और नहीं, वी में, डायरेक्ट ओके। पी और वी में इनवर्स का रिलेशन है, पी और टी में डायरेक्ट का रिलेशन है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर अगर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा। ये केस पे क्या है तुम्हारा, प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उल्टा। डायरेक्ट पे सेम चेंज होगा, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और इनवर्स पे क्या होगा, उल्टा चेंज, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। अब प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, कोई बता सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, तो लाइक कोई मोशन तो है नहीं ना, लाइक ये स्टेशनरी बॉडी है, ठीक है। जैसे गैस है, ठीक है, गैस एक डब्बा है, उसमें गैस भर दिए हैं, ठीक है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। भैया साइड में फोर्स लगाएगा, प्लस उसका जो मॉलिक्यूल्स है, हम्म, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे के साथ यानी कॉम्पैक्ट होगा ना भैया, और तो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन लगाएगा। फ्रिक्शन नहीं बोल सकते हैं, कॉलिजन बोल सकते हो, ठीक है। कॉलिजन हाँ। के कारण, कॉलिजन का अमाउंट तुम्हारा ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब प्रेशर बढ़ाएं हम तो क्या होगा, तुम्हारा स्पेस कम होगा, ठीक है, कंपैक्ट होगा चीज़ें। तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस था वो कम हो गया, तो वो क्या होगा, ज़्यादा एक दूसरे से टकराएगा, और ज़्यादा एक दूसरे से टकराएगा तो टेम्परेचर रिलीज करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ गया हमारा। ये ज़्यादा एविडेंट किसके केस में होता है, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ये ज़्यादा एविडेंट किसके केस में होता है, गैस के केस में होता है, ठीक है। गैस के केस में क्यों होता है, क्योंकि गैस ही कंप्रेसिबल है ना। गैस को ही अगर हम ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं तो वो दब जाएगा। अब सॉलिड तो कंप्रेसिबल नहीं है उतना अच्छा से, सॉलिड को हम प्रेशर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो टूट जाएगा, बट वो कंप्रेसिबल तो नहीं है। तो ये कंडीशन सॉलिड के केस में उतना अच्छे से काम नहीं करता है, काम करता है बट हमको विजिबल नहीं होता है, बहुत माइनर चेंजेस होता है।
कंप्रेसिबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे अगर हम लोग, तो गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो स्ट्रेस, डिनोटेड बाय सिग्मा। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस एक फोर्स है, ठीक है, और जब वो कब काम करना स्टार्ट करता है, जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं बॉडी पे, तो बॉडी के अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है एक्सटर्नल फोर्स को रेसिस्ट करने के स्क्रीन लिए। क्या? स्क्रीन नहीं हो गई। अरे यार, क्या पता, नहीं पता क्या हो रहा है। देखिए स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक तुम्हारा फोर्स है जो कब का एक्ट करना स्टार्ट होता है, जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे, तो एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है बॉडी के अंदर, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जिसका अमाउंट क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर उसका अमाउंट होता है, और डायरेक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो डेवलप हुआ इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस, ठीक है। जैसे अगर हम बॉडी को ऐसे दबा रहे हैं इधर से, ठीक है, इधर से फोर्स लगाएं, इधर से फोर्स लगाएं, बॉडी को दबा रहे हैं, तो बॉडी के अंदर एक इंटरनल फोर्स पैदा होगा जो इसका जो ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करेगा। इंटरनल फोर्स कैसे होगा? ऐसे, ठीक है। अगर तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स कंप्रेस करना चाह रहा है बॉडी को, तो इंटरनल फोर्स क्या करेगा? बॉडी को एक्सपेंड करना चाहेगा। टोटली उल्टा, अमाउंट भी सेम रहेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स का अमाउंट रहेगा वही इंटरनल फोर्स का अमाउंट रहेगा। डेफिनेशन लिखो, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स is applied to a body, when a deforming force is applied to a body, comma, a restoring force, a restoring force is developed in the body, is developed in the body. The restoring force is, the restoring force is equal in magnitude, the restoring force is equal in magnitude to the applied force, the restoring force is equal in magnitude to the applied force and is opposite in direction, and is opposite in direction. Full stop. Stress is defined as the, stress is defined as the restoring force, is defined as the restoring force per unit area. स्ट्रेस क्या हो जाएगा? F by A, और F तुम्हारा क्या है? F इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे, और F इंटरनल क्या होगा? माइनस F एक्सटर्नल। यूनिट क्या हो जाएगा स्ट्रेस का? फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोलते हैं, और रिलेशन क्या था? 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार, 1 atm इज इक्वल टू 76 mm of 760 mm of Hg, and 1 torr is equal to 133
0.33 पास्कल, 133.33 पास्कल, ये सारे यूनिट है प्रेशर के। बस एक चीज यहाँ मेंशन कर लो, स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी, स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। टेंसर का क्या मतलब होता है? वेक्टर का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे। स्केलर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस मैग्नीट्यूड। टेंसर क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करे। हो गया? हेलो, जी भैया, यस हो सर, गया। हो गया। तो तुम लोग लिख के क्या करते हो? बताते क्यों नहीं होगी? हो गया? सो जाते हो क्या लिख के? नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस तीन तरीके का होता है। लॉन्गिट्यूडनल, मतलब ऐसा स्ट्रेस जो लेंथ के लॉन्ग काम करे बॉडी के। शियर स्ट्रेस, जो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल बोलो या तुम्हारा नॉर्मल बोलो। नॉर्मल स्ट्रेस से जनरली लेंथ अफेक्टेड होता है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हो। शियर स्ट्रेस पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा तुम्हारा? परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ बॉडी। और तीसरा तुम्हारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑब्लिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है? तुम्हारा फोर्स जो होता है, फोर्स बोलो या स्ट्रेस बोलो, स्ट्रेस ही बोलते हैं। स्ट्रेस इज, फोर्स ज़्यादा सुटेबल है। फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी। ये नॉर्मल फोर्स की तरह ही होता है, ठीक है, नॉर्मली एक्ट करता है बॉडी पे, बट तुम्हारा डिफॉर्मेशन का तरीका अलग है। अब फर्स्ट लिखो नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स तुम्हारा दो चीज़ कर सकता है, या फिर बॉडी को लंबा कर दे, बॉडी को लंबा जब कर देगा तो बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस है, या फिर बॉडी को छोटा कर दे तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में फोर्स ऐसा लगेगा, देखो परपेंडिकुलरली लग रहा है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है, ये हमारा सरफेस, ये परपेंडिकुलर, ये फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है। कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा? सेम परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? लेंथ डिक्रीज होगा।
टेंसाइल स्ट्रेस को नेगेटिव लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को पॉजिटिव लेते हैं। ये जो दो स्ट्रेस मिला हमको, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसके कारण जो डिफॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखो। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? LF माइनस लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल डिवाइडेड बाय लेंथ इनिशियल। कभी भी हमको चेंज निकालना रहेगा, चेंज कभी भी निकालना रहेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे हमेशा, कहीं भी रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे। चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखो। भैया टेंसाइल स्ट्रेस को हमने माइनस क्यों लिया और कॉम्प्रेसिव को प्लस क्यों लिया? कोई रीजन तो नहीं है इसका, इसको बस ये साइन कन्वेंशन है। ओके। जैसे राइट पे हम लेते हैं ना कि राइट डायरेक्शन पे पॉजिटिव ले लिए, लेफ्ट डायरेक्शन पे नेगेटिव ले लिए, तो वो बस एक इंडिकेशन है। कैलकुलेशन करते समय वो साइन को अडेप्ट करेंगे तो हमको पता चलते रहेगा हमेशा कि किस डायरेक्शन पे फोर्स काम कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है या फिर एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, वो हम अपने फायदे के लिए किए हैं और कुछ नहीं। Change is equal to final minus initial divided by original length Li। हो गया? नेक्स्ट करें? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखो शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में क्या होगा? फोर्स जो तुम्हारा है, फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। फोर्स बॉडी के सरफेस के पैरेलल एक्ट करेगा। ठीक है, डिफॉर्मेशन के लिए हमको हमेशा बैलेंस फोर्स चाहिए होगा। तो देखो, एक ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगाए हम राइट की ओर, नीचे वाले सरफेस पे भी फोर्स लगाएंगे लेफ्ट की ओर, और दोनों फोर्स का अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी डिफॉर्मेशन हो पाएगा। अगर फोर्स का अमाउंट सेम नहीं रहेगा तो डिफॉर्मेशन तो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फिर। ये हल है। अब डिफॉर्मेशन के बाद का स्टेट देखते हैं क्या होता है। फिगर ड्रॉ करो सबको।
अगर ये तुम्हारा थीटा एंगल यहाँ से बना रहा है और ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स हुआ है, लेंथ बॉडी का क्या था, एल था, ठीक है। फिगर बन गया सबका? यस सर। जी भैया। ओके, तो इस पे क्या देखिए हम लोग, फोर्स एक्ट कर रहा है सरफेस के पैरेलल, ठीक है, और डिफॉर्म होके ये बना। तो इस पे चेंजेस तुम्हारा क्या है, देखो यहाँ नॉर्मल फोर्स पे क्या चेंज हो रहा था मेरा, लेंथ चेंज होगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स पे लेंथ चेंज होगा। शियर स्ट्रेस पे तुम्हारा क्या चेंज होगा, शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप चेंज हो गया ना यहाँ पे। लेंथ तो लेंथ लेंथ भी चेंज हुआ है, ठीक है। शेप ऑफ द बॉडी चेंज होगा एंड लेंथ, यहाँ दो चीज़ हो गया चेंज, ठीक है। अब ये तुम्हारा एल्डस, ये तुम्हारा फाइनल लेंथ है, एल्डस। तो शियरिंग स्ट्रेन कैसे डिफाइन करते हैं, शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, शियर शेयर स्ट्रेन। और स्ट्रेन। हाँ ओके, और शियर स्ट्रेन कैसे डिफाइन करेंगे, शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एक्स डिवाइडेड बाय एल, वेयर तुम्हारा डेल एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू फेसेस, displacement between the two faces of the body where the shear stress was applied. L क्या है तुम्हारा, initial length of the body। अगर tan थीटा को कोई वैल्यू बताओ तो ये फिगर के लिए। tan थीटा क्या tan थीटा क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय एल। ओके। तो डेल एक्स बाय एल को हम लोग यहाँ पर tan थीटा लिख सकते हैं। तो शियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल एक्स बाय एल दैट इज इक्वल टू tan थीटा एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर, कब, when थीटा इज वेरी स्मॉल, when थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा बहुत छोटा रहेगा, जैसे तुम्हारा 1 डिग्री रहा या फिर 0 पॉइंट कुछ रहा, ठीक है, तो tan थीटा को थीटा के बराबर ले लेंगे हम लोग। किसी को कोई डाउट है इस पे? नो सर। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा बचा क्या, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इसका दूसरा नाम है। क्यों दूसरा नाम है ये, क्योंकि जो चेंजेस होता है वो वॉल्यूम पे चेंज होता है, चेंज इन वॉल्यूम। शेप तुम्हारा क्या रहेगा, शेप कांस्टेंट रहेगा,
सेम कांस्टेंट रहेगा, बस वॉल्यूम चेंज करेगा। हाइड्रोलिक स्ट्रेस कब काम करता है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस का काम करने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। जब हम कोई बॉडी को एक हाई प्रेशर फ्लड में डालते हैं, हाई प्रेशर फ्लड में डालेंगे हम, तो क्या होता है, तभी हाइड्रोलिक स्ट्रेस काम करता है। हाई प्रेशर फ्लड में डालें तो चारों तरफ से नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है इसके, ठीक है। ये फ्लड है, हाई प्रेशर फ्लड, सारे फोर्स काम कर रहे हैं नॉर्मली, ठीक है, सरफेस पे नॉर्मल है। और रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट क्या होता है? बॉडी छोटा हो जाता है। लिख लो, when a body is placed, when a body is placed, when a body is placed in a flood, in a flood under high pressure, under high pressure, comma, then the flood compresses the body uniformly from all sides, ठीक है, सारी तरफ से इक्वल कंप्रेशन हो रहा है। ये जो फोर्सेस है ये सारे कहाँ एक्ट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। Due to hydraulic stress, there is a volume of the body without any change in shape, without any change in shape। अगर तुम्हारा बॉडी का शेप सर्कल था तो सर्कल ही रहेगा, स्फेरिकल था तो स्फेरिकल रहेगा, क्यूबिकल था तो क्यूबिकल ही रहेगा, बस बॉडी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। प्रज्वल राव, यस सर। प्रज्वल, यस सर। इसका स्ट्रेन बताओ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा? ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, ठीक है, तो यस चेंजेस सर। किस पे आ रहा है? मेरा वॉल्यूम पे आ रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन। डिफॉर्मेशन। यस सर। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है बॉडी का? सर वॉल्यूम में डिक्रीज आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम। लिखेंगे, यस सर, चेंज इन। यस सर। डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। यस। ओके सर। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। चेंज क्या होता है हमेशा? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब तुम्हारा ये केस में देख सकते हो, वॉल्यूम तुम्हारा घट रहा है, फाइनल बॉडी जो आ रहा है वो मेरा छोटा आ रहा है, तो वॉल्यूम फाइनल क्या है? यहाँ पे फाइनल लेस देन इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इसलिए माइनस डेल वी डिवाइडेड बाई वी।
हेलो हो गया? भैया, एक्सटेंशन भी तो हो सकता है। एक्सटेंशन कैसे होगा बताओ, कोई कंडीशन जिसमें एक्सटेंशन हो सकता है बॉडी का और बॉडी का जब साइज बड़ा हो जाए, बताओ। फोर्स बाहर की ओर आएगा तो। हाँ, फोर्स बाहर क्या और आएगा, सही है। वो फोर्स लगाएगा कौन? तुम लगा बलून पाओगे? बलून में जैसे हवा भरते हैं, हैं? बलून में जैसे हवा भरते हैं, अंदर से फोर्स लगेगा उसमें। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब तुम बलून पे हवा भरते हो तो एक चीज बताओ, बलून का शेप चेंज करता है कि नहीं करता है? करता कि है। शेप सेम रहता है? करता हाँ, है। करता है ना। तो यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि शेप कांस्टेंट होना चाहिए। और शेप कांस्टेंट रखने के लिए ना कि फोर्स तुमको ना हर तरफ से सेम लगाना पड़ेगा, तभी शेप कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हम यहाँ दिखाए हैं सारे तरफ से फोर्स लगेगा और सारा फोर्स का अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और लेकिन जब हम लोग बलून फिल अप करते हैं तो क्या करते हैं, फोर्स बस एक ही तरफ से लगा रहे हैं, तो बलून तुम्हारा एक तरफ एक्सटेंड हो रहा है, दूसरे तरफ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर चारों तरफ से हवा भरे, ठीक है, तब हो सकता है कुछ, ठीक है। हर एक पॉइंट से हवा भरना पड़ेगा हमको, हर एक पॉइंट से हवा भरेंगे तो बलून भरेगा फिर कैसे? हर पॉइंट से हवा भरेंगे तो वो तो एक लाइक होल की तरह काम करेगा ना, समझ रहे हो? ठीक है भैया। पॉसिबल नहीं है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, ये तभी काम करेगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस जब बॉडी को हम हाई प्रेशर फ्लड में डालेंगे तब। और कोई डाउट इस पे? हेलो सर। हेलो ही। शियर स्ट्रेस में हम्म जो फोर्स पड़ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है जो फोर्स? फोर्स सरफेस के पैरेलल। क्या मतलब वो पूछना चाह समझ रहे हो? नहीं आ रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? फोर्स का डायरेक्शन जो भी क्रॉस सेक्शन है ना, लाइक जैसे ये क्यूब देखो, अगर ये हम क्यूब बनाए हैं, ठीक है, तो फोर्स इस पे कहाँ लगाएंगे हम? सरफेस के पैरेलल। ये तुम्हारा सरफेस है, ये ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस, नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, इस पे भी फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है। सरफेस के पैरेलल लगना चाहिए फोर्स। कोई डाउट? ठीक से सॉल्व हुआ तुम्हारा? नहीं क्या नहीं ठीक से समझ नहीं आ रहा है। ठीक से कौन समझ सी नहीं आ रहा है? फोर्स पड़ रहा है, शेप भी चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज हो रहा है, हाँ, डायरेक्शन। शेप चेंज। देखो, डिफॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होता है? डिफॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। फोर्स बैलेंस्ड कब होगा? फोर्स बैलेंस तभी होगा जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट करेगा, तो फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जरूरी है, ठीक है। ओके, तो यहाँ शियर स्ट्रेस है, तो फोर्स यहाँ हम देखो अपोजिट डायरेक्शन पे दिखाएं, एक सरफेस पे राइट की ओर दिखाएं, एक सरफेस पे लेफ्ट की ओर दिखाएं। Yes. पूछना क्या जा रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे। डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन ही पूछ रहे हैं। मतलब हाँ हाइड्रोलिक स्ट्रेस पे जो फोर्स पड़ रहा है वो हर तरफ से पड़ रहा है ना। हाँ, हर तरफ से पड़ रहा है। हाँ, तो शियर स्ट्रेस में जो फोर्स का डायरेक्शन वो कहाँ से आ रहा है, वही पूछ रहे हैं। ओह, लाइक तुम जिधर से लगाना चाहो उधर से लगा सकते हो। अगर जैसे बॉडी ऐसे है, ठीक है, वो तो तुम पर डिपेंडेंट है, तुम ऐसे लगा दो ऐसे लगा दो, ठीक है। बस ये कंडीशन मेंटेन करके रखना है कि बैलेंस होना चाहिए फोर्स, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए, और डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से, तुम जो डायरेक्शन रखना चाहो। ओके सर। ओके ओके, ओके। ये दो कंडीशन मेंटेन करो, बाकी डायरेक्शन तुम्हारे हिसाब से रख लो। किसी को और कुछ पूछना है कि आगे बढ़ा जाए? अभी सर आगे बढ़ा जाए। ओके, नेक्स्ट लिखो हुक्स लॉ।
अभी हम लोग थ्योरी कर ले रहे हैं, प्रॉब्लम करेंगे फिर। हुक्स लॉ लिखो। हुक्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? F इज इक्वल टू, ये भी कर सकते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू K इंटू स्ट्रेन। ये हो गया हुक्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। इसका डेफिनेशन लिखो हुक्स लॉ का। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, stress and strain are proportional to each other। मतलब छोटे डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेस क्या होगा? एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है, यही कहता है हुक्स लॉ। ठीक है, तो मैथमेटिकल फॉर्म ये लिख लो, स्ट्रेस इज इक्वल टू K इंटू स्ट्रेन, वेयर K इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ नहीं है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जनरली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, तो हम लोग को स्ट्रेस स्ट्रेन कर पढ़ना है कि इसको स्किप करें? पढ़ना है भैया। किसको पढ़ना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर? पढ़ाओ पढ़ाओ। पढ़ना है भैया। बता दीजिए भैया। अच्छा, ओके। नेक्स्ट लिख फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक एक्सिस पे स्ट्रेस डाल लो, ठीक है, दूसरे एक्सिस पे स्ट्रेन डालो। अब हुक्स लॉ क्या बोला था कि अगर थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा, छोटा सा डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, तब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा? अरे रुको यार, यहाँ देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होगा तुम्हारा? लाइक हुक्स लॉ क्या बोला था? छोटे अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनली वैरी करेगा। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए बी लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेस अगर बढ़ा तो स्ट्रेन भी बढ़ा। देखो ये अगर ये पॉइंट के लिए हम स्ट्रेस देखते हैं 10 न्यूटन है, ये पॉइंट पे स्ट्रेन देखते हैं 2 है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे 20 न्यूटन अगर स्ट्रेस डालते हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया छोटे डिफॉर्मेशन के लिए क्या आएगा मेरा? स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक ऐसा रीज़न आता है जब तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन जो बॉडी तुम्हारा इलास्टिक नहीं रह जाता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? When deforming force is removed, when deforming force is removed, the body returns to its initial shape। ठीक है, ऐसे एक ये ऑब्जेक्ट है, रबर समझ लो। ठीक है, या फोर्स लगाएं, ठीक है, फोर्स लगाएं तो रबर का लेंथ इंक्रीज कर गया, फोर्स हटाएं तो रबर का लेंथ फिर से सेम हो गया, तो रबर को क्या बोलेंगे? ये रबर तुम्हारा
इलास्टिक है। ओके, अगर हम रबर पे फोर्स लगाएं, रबर का लेंथ इंक्रीज किया और फोर्स अगर हम फिर हटा दिए और रबर का लेंथ फिर से डिक्रीज होके सेम नहीं हो पाया, तो बॉडी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, जो अपना शेप को मेंटेन करे उसको बोलेंगे इलास्टिक, और जो अपना शेप को मेंटेन नहीं कर पाया उसको बोलेंगे प्लास्टिक। अब क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल लिमिट, बी को क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट बी तक तुम्हारा क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पॉइंट बी तक। ओके, और पॉइंट बी के बाद क्या होता है? स्ट्रेस और स्ट्रेस एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, और तुम्हारा बॉडी तुम्हारा एक मिनट, पॉइंट नोट करते जाओ, यहाँ पे पहले फिगर बना लो, उसका देख करके देखते हैं। ओ से ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहेगा, ए से बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी खत्म, उसके बाद बॉडी तुम्हारा प्लास्टिकली बिहेव करेगा। ये हमारा रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब कौन सा पॉइंट क्या दिखा रहा है ये हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। पॉइंट ए के बारे में लिखो, पॉइंट ए लिखो और डैश दो। पॉइंट ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए क्या है? प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका लिखो डेफिनेशन, अप टू पॉइंट ए up to point A, stress and strain are proportional to each other। और स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? हुक लॉ फॉलो हो रहा है। हुक्स लॉ इज फॉलोड। पॉइंट बी को लिखो, अच्छा एक मिनट, इसका तो होगा नोट्स हमारे पास, डायरेक्ट उसी को प्रेजेंट करते हैं। स्क्रीन दिख रहा सबको? हाँ आली ओके, यहाँ देखो पॉइंट ए क्या है तुम्हारा? अभी इस पे तो मार्क नहीं हो पाएगा यार, एक मिनट इसको करते हैं सही। किए ऑफ हम।
स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ भैया, हालांकि हाँ भैया ओके दिख रहा चलो अब लिखो यहाँ पे। पॉइंट क्या दिखा रहा है तुम्हारा? प्रोपोर्शनल लिमिट दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन तुमको दिख रहा होगा। पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक फिगर देखना। पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक तुम्हारा क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो ये तुम्हारा स्ट्रेस और स्ट्रेन ये रीजन पे क्या है? प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। पॉइंट बी क्या दिखा रहा है? यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट का क्या मतलब है कि अब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहा। अगर स्ट्रेस थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब है यील्ड, यील्ड करना, ठीक है। from A to B, Hooke's law is not followed. That is, stress is not proportional to strain. Body returns to its original dimension when the applied force is removed. Stress corresponding to point B is called as yield strength. B के corresponding जो strength होगा उसको ये बोलेंगे yield strength, ठीक है। ये लिखो। हालांकि B से फिर बॉडी तुम्हारा वापस आ जाएगा ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ओरिजिनल पोजीशन पे। बॉडी रिमेन्स इलास्टिक, इस पे लिखो। बॉडी पॉइंट ए पे लिखना, बॉडी रिमेन्स इलास्टिक। पॉइंट बी पे भी बॉडी रिमेन्स इलास्टिक, बॉडी रिमेन्स इलास्टिक। 0 से ए तक तुम्हारा क्या? बॉडी इलास्टिक है। 0 से बी तक बॉडी इलास्टिक है, ठीक है। 0 से ए तक हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, बट 0 से बी में, सॉरी 0 से बी नहीं, ए टू बी, ए टू बी में क्या हो रहा है? हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आफ्टर पॉइंट बी के बाद क्या होगा? अगर स्ट्रेस अगर थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा यील्ड करेगा, ठीक है। आफ्टर पॉइंट बी स्ट्रेन इज नॉट इवन जीरो व्हेन द स्ट्रेस इज जीरो। अगर हम स्ट्रेस को जीरो भी कर देते हैं तब भी हमको स्ट्रेन मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर पॉइंट बी का ये कंडीशन है। और तुम्हारा बॉडी तुम्हारा इलास्टिक नहीं रहेगा, बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न नहीं करेगा। बॉडी डज नॉट रिमेन्स इलास्टिक। पॉइंट डी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। डी क्या दिखा रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस दैट द बॉडी कैन विथस्टैंड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या जो बॉडी सह पा रहा है उसको क्या बोलेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बॉडी कहाँ फ्रैक्चर हो रहा है? कि पॉइंट ई पे। पॉइंट ई के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होगा, जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रिटल स्ट्रेंथ। एक चीज यहाँ ये नोट करना है कि ब्रिटल स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारा? फ्रैक्चर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस। ब्रिटल स्ट्रेंथ is less than ultimate strength. That is, the maximum strength that the body can withstand is greater than the strength required to break the body. Brittle strength is less than ultimate strength. जो भी डाटा है इस पे सारा चीज लिख लो तुम लोग। कंप्लीट करो फिर हमको बताना। कोई डाउट होगा तो भी पूछ सकते हो। अच्छा कोई हमको बताओ, ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? tan थीटा क्या हो जाएगा? कोई बताओ। इलास्टिक कांस्टेंट को tan मॉडुलस थीटा ऑफ क्या होगा? इलास्टिसिटी
tan थीटा का वैल्यू Stress by परपेंडिकुलर strain. बाय हाइपोटेन्यूज। गुड। tan थीटा क्या हो जाएगा? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अगर थीटा तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज करेगा। चलिए देखो हम लोग। हो गया सर। हो गया, सारा लिख लिया। सबका हो गया था? यस सर। यस भैया। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वो सब्सटेंस को हम ज्यादा इलास्टिक बोलेंगे। ओके, मटेरियल 1 है यहाँ पे, एक मटेरियल 2 लिए। ठीक है, मटेरियल 1 पे हम स्ट्रेस लगाएं 5 पास्कल का, और मेरा स्ट्रेन आया 2, और मटेरियल 2 पे हम स्ट्रेस लगाएं 5000 पास्कल का, और स्ट्रेन आया 0.1। ओके, तो बताओ कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है, मटेरियल 1 या मटेरियल 2? मटेरियल 2 भैया। L2 भैया। ओके, कैसे किए तुम लोग? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कर लिए दोनों केस के लिए। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल ली और देख ली कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमको बताओ, एक रबर है और एक तुम्हारा आयरन रड है, तो कौन सा ज्यादा इलास्टिक होगा, रबर या आयरन रड? आयरन रॉड। पक्का? हाँ। एक्सप्लेन करो कैसे ज्यादा इलास्टिक होगा आयरन रड।
उसको डिफॉर्म उस पर प्रेशर लगाएं तो फिर वही पोजीशन पे आ जाता है बैक। उसका पोजीशन चेंज होता है क्या? भैया बिना हीट दिए नहीं हो पाएगा, यानी कि हीट देंगे तभी हो पाएगा, लेकिन रबर में फोर्स लगाने के बाद हो जाता है। भैया आयरन रॉड में स्ट्रेस ज्यादा देंगे स्ट्रेन कम होगा, इसलिए ओवरऑल मॉड्यूलस ऑफ गुड गुड इलास्टिसिटी का वैल्यू ज्यादा आएगा। गुड, वेरी गुड। कौन बोल रहे हो? भैया प्रणव। गुड, यही रीजन है। इस पे हमको अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तब थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो पाएगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ही स्ट्रेस लगाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा। इस पे अगर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हम तो डिफॉर्म कर सकते हैं, रबर को लंबा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। आयरन रॉड पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तब थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा बहुत लेंथ में चेंज होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आयरन रॉड तुम्हारा क्या है, ज्यादा इलास्टिक है। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन निकालना है ना हमको, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये टोटल वैल्यू ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए और स्ट्रेन कम होना चाहिए ना। डिवीजन में छोटा चीज रहेगा तो रिजल्टेंट ज्यादा आएगा ना, समझ रहे हो। बाई में डिवाइड में छोटा रहेगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़ा आएगा। और न्यूमरेटर में बड़ा चीज रहेगा तो रिजल्टेंट बड़ा आएगा। तो ई अगर हमको बड़ा चाहिए, ई अगर हमको बड़ा चाहिए तो क्या होना चाहिए, मेरा स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए और स्ट्रेन तुम्हारा कम होना चाहिए। फॉर ग्रेटर ई स्ट्रेस शुड बी लार्ज एंड स्ट्रेन शुड बी स्मॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से करना, ठीक है। इसको कौन सा मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है? भैया ए वाला। ये वाला क्या बात कर रहे हैं? ए भैया ए होगा। वाह, बढ़िया कर रहे हो भैया बी। वाह, बी कौन बोले? भैया नाम हम बताओ। प्रणव। प्रणव। गुड गुड। सुलेंदर, क्या स्ट्रेस और कमेंट कर रहे हो? यहाँ एक्सिस चेंज कर चुके हैं हम ना। यहाँ देखो, यहाँ एक्सिस क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। स्ट्रेन तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है, तो अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगा। जब स्ट्रेस तुम्हारा ये एक्सिस पे रहेगा तो, अब स्ट्रेस हमारा नीचे एक्सिस पे है ना। वो ध्यान नहीं दिए थे भैया। अरे समझ, यही तो ध्यान देना है एग्जाम में, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। एक पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए देख लो क्या करना है। जैसे इस तरह 2-3 मटेरियल दे दिया हमको, ठीक है। अब बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तुमको निकालने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा कंफ्यूजन है। अब क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेस, जैसे ये ले लिए तुम्हारा 10 पास्कल स्ट्रेस, 10 पास्कल स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन बनाओ, ठीक है। अब 10 पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंग मटेरियल बी का स्ट्रेन क्या आ रहा है, ये आ रहा है एस बी। मटेरियल सी का स्ट्रेन क्या आ रहा है, एस सी। मटेरियल ए का स्ट्रेन क्या आ रहा है, एस ए, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगा रहे हैं तो मटेरियल ए तुम्हारा ज्यादा स्ट्रेन दिखा रहा है, तो वो ज्यादा इलास्टिक है कि कम इलास्टिक है? अरे बच्चा पार्टी, कम इलास्टिक होगा। हाँ कम इलास्टिक होगा। सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये ज्यादा स्ट्रेन शो कर रहा है मटेरियल ए, तो ये इसका मतलब क्या है, मटेरियल ए तुम्हारा लेस इलास्टिक है। ये हो जाएगा मेरा। ओके, हाँ क्या किए हम, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लिए 10 पास्कल, ठीक है। अब 10 पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंग हमको देखना है किस मटेरियल में क्या स्ट्रेन हो रहा है। तो 10 पास्कल के कॉरस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया बी वाले कर्व को, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा बी के लिए एस बी।
फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया सी को, तो यहाँ स्ट्रेन मिल जाएगा सी के लिए 80। फिर ये 10 पास्कल के लिए ए का स्ट्रेन क्या मिल गया हमको, ऐसे। ठीक है, तो सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए 10 पास्कल स्ट्रेस के लिए तुम्हारा मटेरियल जो ए है वो ज्यादा स्ट्रेन शो कर रहा है, मटेरियल बी सबसे कम स्ट्रेन शो कर रहा है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ओके, यही कंडीशन है ना हमारा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना। अब ई ज्यादा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस ज्यादा हो जाए और स्ट्रेन कम हो जाए। किसी को कोई डाउट है इस पे? कोई डाउट है किसी को? हेलो, कॉल कट गया क्या? नहीं हाँ भैया। सर। ओके, नेक्स्ट लिखो। डिस्टिंक्शन बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। अच्छा, जो पत्थर होता है वो डक्टाइल होता है कि ब्रिटल होता है? पत्थर, रॉक, ईटा, सर कंक्रीट। ब्रिटल, ब्रिटल क्यों बोल रहे हैं हम? प्रेशर फोर्स टूट जाएगा। ब्रेक हो जाता है फोर्स लगाने पे वो। कोई लेंथ इंक्रीज शो नहीं कर रहा है ना, नो सर। है ना। तो जो डिफॉर्मेशन शो नहीं करे, डायरेक्ट ब्रेक हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल। ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स तो लाइक ब्रिटल ही होता है। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो जाके वो थोड़ा डक्टाइल हो पाता है। यहाँ लिखो, इफ पॉइंट डी, पॉइंट डी क्या है, अल्टीमेट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है ये। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम हाइट जो था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का। ये पॉइंट डी एंड पॉइंट ई आर क्लोज, material is material is brittle fast। पॉइंट डी और ई तुम्हारा क्लोज है तो मटेरियल ब्रिटाइल होगा। इफ पॉइंट डी एंड ई तुम्हारा क्या है, कौन सा पॉइंट है ई, फ्रैक्चर पॉइंट। If point D and E are far away, material is ductile। ठीक है, फिगर बना के देख लेते हैं। पॉइंट डी, पॉइंट ई,
more plastic material from stress strain curve. Material having larger BE, जिसका BE बड़ा होगा वो मटेरियल ज़्यादा प्लास्टिक होगा। तो बी तुम्हारा क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ वाला पॉइंट था बी, और ई क्या था? फ्रैक्चर पॉइंट। कौन सा मटेरियल ज़्यादा प्लास्टिक है इस पे? मटेरियल ए या मटेरियल ए या मटेरियल बी? ज़्यादा प्लास्टिक ए, कौन सा है? ए वाला। ओके। ए हो गया, नेक्स्ट करें। जैम का क्वेश्चन है, जैम 2014 का है शायद। स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ है इधर, ठीक है। 4-5 लाइन्स दिए हुए हैं 4-5 मटेरियल के लिए। अब पूछा कौन से मटेरियल का ब्रिटल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, बताना। ब्रिटल स्ट्रेंथ क्या होता है? ब्रिटल स्ट्रेंथ क्या होता है? जो जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा। बैक। सर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर अ बॉडी। या गुड। स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रैक्चर पॉइंट। स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू फ्रैक्चर पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रिटल स्ट्रेंथ। अब देखो ब्रिटल फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ है इसका? पी का यहाँ पे, क्यू का यहाँ पे, आर का यहाँ पे, एस का यहाँ पे। अब सारे का कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस निकालो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रहा स्ट्रेस। ये पॉइंट क्या कहलाएगा? ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ पी, ये ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ क्यू, ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ आर एंड ब्रिटल स्ट्रेंथ ऑफ एस। किसका ब्रिटल स्ट्रेंथ मैक्सिमम आ रहा है? किसका आ रहा है यार? खाली पी का। चलो पी का आ रहा है, तो ये हो गया, आंसर हो गया ये। चलो अभी यहीं एंड करते हैं इसको, फिर कंटिन्यू करेंगे 5:30 से। हेलो सर। हेलो यू। सर जो डिस्टिंक्शन बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल में मटेरियल फिर से थोड़ा बता दीजिए। डक्टाइल और ब्रिटल, ओके। डक्टाइल और ब्रिटल पे क्या है? पॉइंट डी और पॉइंट ई के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे ज़्यादा होना चाहिए। और पॉइंट डी और पॉइंट ई के बीच का डिस्टेंस अगर कम है तो वो बॉडी को क्या बोलेंगे? ब्रिटल। डक्टाइल के लिए डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए डी और ई के बीच में, ब्रिटल के लिए डी और ई के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए। तो डी और ई के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये बस ये चीज़ सिग्निफाई कर रहा है कि स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है इस केस पे, ठीक है। और इस केस पे क्या हो रहा है? स्ट्रेन तुम्हारा बहुत कम हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ तुम लोग यहाँ देख सकते हो, एक चीज़ यहाँ देख सकते हो, लाइक जीरो से ओ से ओ से ए में स्ट्रेन हो रहा है। ओ से ए में स्ट्रेन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा।
नहीं होगा ना, क्योंकि बॉडी तो अपना इनिशियल पोजीशन पर रिटर्न कर रहा है ना। ओ से ए तक बॉडी क्या है, इलास्टिक है ना। तो फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अपने पोजीशन पर रिटर्न कर जाएगा। तो ओ से ए में कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। बॉडी का लेंथ इंक्रीज नहीं कर रहा है। उसके बाद इधर से तुम्हारा हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, ए के बाद ए से ई तक, और बी से ई तक तुम्हारा हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। तो इधर वाला जो रीजन है वो तुम्हारा प्लास्टिक बिहेवियर को शो करता है। तो इधर वाला रीजन जितना बड़ा आएगा वो हमको दिखा रहा है कि उतना बड़ा उसका स्ट्रेन है। वाई एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में तुम्हारा क्या है, स्ट्रेन को रखे हुए हैं हम। तो एक्स एक्सिस में जितना ज़्यादा लेंथ आएगा वो क्या दिखाएगा, मेरा उतना ज़्यादा स्ट्रेन है ना। तो जिसका ये चीज़ बड़ा होगा उसका स्ट्रेन बड़ा होगा, जिसका स्ट्रेन बड़ा होगा वो ज़्यादा डक्टाइल है। आगे समझ? जी सर, जी सर। ओके, वही चीज़ यहाँ दिखाया गया है। इसका छोटा रीजन है, इसका बड़ा रीजन है एक्स एक्सिस के अलोंग। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो श्रेया। भैया जेम 14 वाला बता दीजिए। हाँ, जैम 14 वाला। इस पे निकालना है हमको ब्रिटल स्ट्रेंथ है, ठीक है। ब्रिटल स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब जहाँ बॉडी टूटा, ठीक है, जहाँ बॉडी टूटा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें स्ट्रेस निकाल लेंगे। मतलब वो पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में वैल्यू देख लेंगे कितना स्ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ बॉडी टूटा एस वाला, तो एस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेस देख लिए क्या है, बी एस आया। तो सारे के कॉरेस्पॉन्डिंग उसी तरह ब्रिटल स्ट्रेंथ देख लिए। अब सबसे ज्यादा ब्रिटल स्ट्रेंथ किसका आ रहा है, बीपी का आ रहा है। ये वाई एक्सिस में हाईयर पोजीशन पे लोकेटेड है ना बीपी, तो ब्रिटल स्ट्रेंथ इसका ज्यादा हो गया। यही चीज पूछा है क्वेश्चन पे। हेलो, यस सर। हो गया? और कुछ यस पूछना सर। है? भैया जो ये मेरा डीप डायरेक्शन निकालने का जो फॉर्मूला था भैया, उसमें जो हाँ, ADD1 और ADD2 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था वो डिफरेंस लेंगे भैया, या फिर जो अगर सब्सट्रैक्टेड वैल्यू लेंगे? डिफरेंस लो, डिफरेंस। दो डायरेक्शन के बीच का हमको एंगल निकालना है बस। हमको डिफरेंस अच्छा। से मतलब लेना है, मतलब रखना है बस, ठीक है। अच्छा भैया। ओके, बाकी कॉस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉस में भी ADD1 ADD2 था ना, ADD1 हाँ। माइनस ADD2। ये बस इसलिए माइनस हम दिखाएं, ये फॉर्मूला शायद हम खुद से ही बनाए वो। उसके में इस पे ये तुम्हारा माइनस इसलिए दिखाया है कि ये तुमको करना ये है कि दोनों का बियरिंग को माइनस करना है, इसलिए माइनस दिखाया गया। और कॉस अच्छा पे भैया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर। तो कॉस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी tan पे फर्क पड़ सकता है। तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, घटा लो एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। अच्छा भैया, क्योंकि उसमें नेगेटिव आ रहा था इस वजह से थोड़ा। ओके। ओके। और कुछ? बंटी कुमार, बंटी कुमार बोलिए। पौसाली सरकार हैज जॉइंड। विश्वजीत साहू, कोई डाउट है? अच्छा, तू भी तो पूछ रहे थे अभी ना। विश्वजीत साहू हो गया। देवोलीना, नहीं सर, कुछ देवोलीना कोई डाउट डाउट? नहीं है। देवोलीना, हाँ बोलिए। कोई डाउट है तुमको? कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू। एकता भारती, नहीं है कॉर्ड। ओके। गायत्री मंडल, ओके। चलो फिर क्लास एंड करते हैं आज का यहीं पे। बोलो गायत्री। सर कोई डाउट नहीं है। ओके, चलो ठीक है। चलो फिर 5:30 पे मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक्स सर।